दुबई के बारे में हमें सेक्स, पैसा, गर्ल्स पावर, फास्ट कार और पार्टीज के बारे में बताया गया है और सालों से हम सब दुबई के बारे में यही सुनते आए हैं कि दुबई इक्वल टू लग्जरीज। अल अरब 7 स्टार रूम से लेकर बुर्ज खलीफा के फाउंटेन तक सब कुछ टॉप क्लास। यूसेन शेख्स के पास इतना ज्यादा पैसा है कि उनके प्राइवेट जेट, इंटीरियर से लेकर टॉयलेट पेपर तक सब कुछ गोल्ड का है। लेकिन फिर आते हैं आप जैसे लोग जो अपनी खराब हालत के चलते, जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, वो भी बहुत सारा पैसा, बड़े सपने हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली कंडीशन के चलते या फिर अपने दोस्तों के बीच या फिर अपने रिश्तेदारों के बीच फंसे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को पैसा कमाने का रास्ता कोई भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन किसी दिन आप लोग सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म ऑन करते हो और इसके बाद आप लोगों को दुबई का एक ट्रैवल व्लॉग दिखता है और इस व्लॉग में आप लोगों को दुबई की लग्जरीज कार, पार्टीज, गर्ल और बहुत सारा पैसा दिखाई देता है और एक मस्त सी ड्रीम लाइफ जो हर इंसान जीना चाहता है। लेकिन इसके बाद आप ऐसे लोगों के कंट्रोल में हो जाते हो और आप लोगों को पता नहीं चलता और इसके बाद आप दुबई में जी रहे ड्रीम लाइफ जैसी बहुत सारी वीडियोस देखने लग जाते हो और फाइनली आप एक ऐसी वीडियो के पास पहुंचते हो जो कि आपके सपने को आसान कर दे। लेकिन आप लोगों को ये कहूँ कि ये सब झूठ है तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि हम सब ने दुबई के बारे में यही सुना है कि वहाँ पर लग्जरीज कार, बहुत सारा पैसा और गर्ल्स और पावर है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब झूठ है, ये सच ही है। लेकिन इसके अलावा दुबई की एक ऐसी भी दुनिया है जो हम सबसे और दुबई में आने वाले ट्रेवलर से ये सच कुछ पाया गया है और जिसे कोई भी इंसान या फिर कोई भी न्यूज चैनल इस न्यूज को कवर नहीं करता और जिसे कहा जाता है दुबई ऑफ डार्क साइड, जो कि किसी सोशल मीडिया या फिर वीडियो में नहीं दिखेगी, बट इसकी रियलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दरअसल दुबई की स्टोरी 1901 में शुरू होती है जब हाशियत अल मखदूम दुबई को एक फ्री के पोर्ट में स्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ के लोग फिशरमैन हुआ करते थे और इस फ्री पोर्ट के कारण दुबई में किसी को भी इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट इन चीजों के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी और ये बिल्कुल फ्री था। और इसके अलावा दुबई के बिजनेसमैन को उसकी जमीन पर गारंटी भी दी जाती थी और ये सब देखते हुए दुबई में बहुत सारे बिजनेसमैन आने लगे और सिर्फ 5 साल के अंदर 1906 में दुबई का पोर्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट 70,000 से भी ज्यादा हो चुका था और सब कुछ जबरदस्त चल रहा था। लेकिन सब कुछ अचानक एक बार में बदल जाता है। 1929 द ग्रेट डिप्रेशन, अब फिर से दुबई की हालत पहले जैसी हो जाती है और कुछ साल ऐसे ही दुबई की खराब हालत चलती है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन फिर एक दिन अचानक 3 मार्च 1938 मिडिल ईस्ट के अंदर एक अमेरिकन कंपनी ऑयल डिस्कवर करती है और इस ऑयल को एक्सटेंड करने के लिए ऑयल डिस्क को सेटअप किया जाता है। लेकिन ऑयल की रिफाइनरी होती है ऑयल की रिफाइनरी के अंदर। दरअसल दुबई के लोकेशन एडवांजर और पोर्ट्स ने ऑयल कंपनीज के लिए ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया। और 1958 के आते आते अशेद अल मखदूम जो कि दुबई के किंग थे, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद दुबई के नए प्रिंस सईद अल मखदूम बनते हैं। और दुबई के इस लीडर ने दुबई के लिए एक ऐसा सपना देखा जो कि आने वाले टाइम में दुबई को वर्ल्ड क्लास स्टेट, सेंटर और टूरिज्म हब बनाने वाला था। और इस प्रिंस ने दुबई की इस वीकनेस को देखा कि दुबई में कोई ऑयल रिसोर्स है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी देखा कि दुबई एक बहुत ही बड़ा पावरफुल एडवांस है और वह है दुबई की जीईओ इकोनॉमिक लोकेशन। लेकिन 1945 में यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सऊदी को यह कन्वर्ट करते कि आप लोग ऑयल को यूएस डॉलर के अंदर सेल करो, क्योंकि ऑयल एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि हर एक नेशन की नीड है, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड ऑयल यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड हो रहा था और इसी रीजन के चलते यूएस डॉलर एक रिजर्व करेंसी बनी। लेकिन दुबई की जीईओ इकोनॉमिक लोकेशन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज बनी और जिस चीज को वो यूज करते थे उन्होंने वे सारी की सारी ऑयल कंपनीज को पोर्ट फैसिलिटी देना शुरू कर दिया। और जिस चीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पोर्ट फैसिलिटीज देना और ऑयल के एक्सट्रैक्शन से लेकर ऑयल के ट्रांजैक्शन करने तक, इन दोनों चीजों में बहुत ही कम एक्सपेंसिव भी है और बहुत कम रिस्की भी है। और साल 1958 से शेख राशिद ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर पर फोकस करना शुरू कर दिया। लेकिन 1966 से लेकर अर्ली 2000 तक दुबई के अंदर एक बहुत ही चीज स्पीड से हुई और वो है इमिग्रेशन। और जैसे जैसे दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता गया और वैसे वैसे दुबई में लेबर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और आज के टाइम में यूए की टोटल पॉपुलेशन का 46% सिर्फ हमारे इंडियन है। और 1966 के बाद दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो रहा था और जिस चीज को डेवलप करने के लिए दुबई को लेबर की जरूरत थी और जिसके लिए वे बहुत सारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ से दुबई शिफ्ट हुए ताकि वहाँ पर ये लोग काम करके अच्छा पैसा कमा सके। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है दुबई की टोटल पॉपुलेशन का 70% से ज्यादा काम करने वाली लेबर है। और शायद बहुत ही कम लोगों को पता है दुबई की 70% पॉपुलेशन की मंथली इनकम $300 यानी कि 25,000 से कम है और इन्हें बहुत बुरे तरीके से रखा जाता है। लेकिन बेन एंडरसन नाम के एक रिपोर्टर दुबई पहुंचते हैं और ये इंसान दुबई के एक ऐसी साइड को दुनिया के सामने लाते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल था। और दरअसल ज्यादातर कंट्री में लोकल रिक्वायरमेंट एजेंसीज होती हैं और ये एजेंसीज अलग अलग जगह पर जाकर ट्रैवल करके लोगों को हायर करते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर ऐसे लोगों को ये कहते हैं कि आप लोगों को एक ऐसी जॉब दी जाएगी जहाँ पर उनकी मंथली $500 से $1200 सैलरी दी जाएगी, वो भी सारी सुविधा और खाने के साथ। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये वर्कर इस ऑफर को मना कर देंगे और ये वर्कर्स अपना जो कुछ भी है उसे बेचकर या फिर उसे गिरवी रखकर लोन उठाकर दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ये वर्कर्स दुबई पहुंचते तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इन लोगों को हायर करके लाई है वो सबसे पहले इन वर्कर्स का पासपोर्ट सीज करती है और पासपोर्ट सीज करने के बाद इन वर्कर्स को 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान में इन वर्कर्स को 14 घंटे काम कराया जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी में निकलने पर दुबई की गवर्नमेंट ने भी मना कर रखा है और इन्हें पर डे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। और सबसे बेकार काम कंपनियां ये करती हैं कि जो भी नए नए वर्कर्स आए हैं उन्हें 2 से 3 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती और इन सब वर्कर्स को लेबर कैंप में रखा जाता है जो कि मेन सिटी से 40 से 50 किलोमीटर दूर होती है। और लेबर कैंप में वो छोटे छोटे कमरे होते हैं और इन कमरे के अंदर ट्रिपल डेकर बेड दिए जाते हैं और इस रीजन के चलते इतने छोटे कमरे में 8 से 11 लोग रहते हैं। लेकिन इतने छोटे कमरे
में इन बेचारे वर्कर्स को एक पंखा ही नसीब होता है और यह पता होते हुए भी वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ इन्हें अच्छा साफ पानी भी नहीं दिया जाता। और सबसे बेकार बात यह है कि वर्कर्स किसी से लोन लेकर या फिर किसी से पैसे उधार लेकर या फिर अपना जो कुछ भी है उसे बेचकर यहाँ पर आए होते हैं और यह वर्कर्स इतने पैसे जुटाने लग जाते हैं कि वे कैसे न कैसे करके अपने देश वापस आ जाए, लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से ये वर्कर्स बीमार पड़ जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। 10 मई 2011 तमिलनाडु को रहने वाला अथिरमन कन्नन, जो कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, वो बुर्ज खलीफा की 147 फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेता है। लेकिन इससे एक साल पहले साल 2010 में हमारे इंडिया के 113 वर्कर्स ने सुसाइड कर लिया था। और शायद आप लोगों को दुख होगा कि साल 2017 से लेकर 2021 तक पिछले 5 सालों में दुबई के अंदर 5 इंडियन वर्कर्स ने हर दिन अपनी जान गंवाई है। लेकिन ये चीज इंडियन के साथ नहीं होती, जो कि वहाँ पर रह रहा इंसान, जो भी वर्कर है, वो हर इंसान ने ये चीजें फेस करी है। लेकिन इसके साथ साथ एशिया से लाई की लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है और इन लड़कियों को घर के अंदर 7 दिन 24 घंटे कैदियों की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर इसके अलावा इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसे जेल में डाल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी निकलना भी चाहे तो पासपोर्ट के बिना इंडियन एम्बेसी भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती और उनका पासपोर्ट तो पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑलरेडी पहले से जब्त करके बैठी है और ये लोग बिना पासपोर्ट के अपने देश वापस भी नहीं जा सकते। कान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। हमें इंडिया ना किसी तरह बुला लीजिए। लेकिन शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दुबई की हालात इतनी ज्यादा खराब है तो आज तक हमें सोशल मीडिया या फिर न्यूज के अंदर ये सारी चीजें देखने को क्यों नहीं मिलती। लेकिन इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। दरअसल दुबई की गवर्नमेंट इन चीजों को दबा कर रखती है, लेकिन दुबई एक नाम की एक रिपब्लिक कंट्री है। लेकिन इसकी रियलिटी के बारे में अगर कोई भी इंसान दुबई की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो या फिर उसे मार दिया जाता है या फिर उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और यही रीजन है कि ये बातें किसी के सामने आती ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, दुबई इज द फाइन सिटी और यहाँ पर इतने ज्यादा फाइन चार्जेस रूल्स हैं जितनी यहाँ पर बिल्डिंग में नहीं होंगी। और अगर ट्रैफिक फाइन की बात करो तो अगर आपने बिना वजह सड़क पर गाड़ी रोकी तो 21,000 का फाइन। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे फाइन चार्जर, यानी कि 140 से भी ज्यादा फाइन चार्जर हैं। और दुबई ऐसे ही हर एक दूसरी चीज पर फाइन चार्ज करके कमा रहा है। और यही वजह है कि वहाँ पर ड्राइवर अक्सर सैलरी आने से पहले डरे हुए होते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कितने सारे फाइन चार्जर कटने के बाद उन्हें कितना पैसा बचेगा या फिर नहीं। और वैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना।